हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी टेट 2017 के अपर प्राइमरी लेवल का पेपर है वो सोल्व करेंगे। अपर प्राइमरी लेवल के पेपर में 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के आए थे वो हम इस वीडियो में व्याख्या सहित सोल्व करेंगे। आप सबको पता है कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन ही मैं इसलिए सोल्व कराता हूँ क्योंकि साइकोलॉजी की क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज है वो टफ आती है। तो आपका पढ़ा हुआ जो टॉपिक है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम ये लगातार पेपरों की एक श्रृंखला चला रखी है, वो लगातार चल रही है और लगभग हम 35 से 40 पेपर हैं वो कर चुके हैं। इसी प्रकार आपको आगे आने वाले दिनों में और भी पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। आप सबको बता दूं, हमने लगभग यूपी टेट, एच टेट और रिट और आर टेट के सभी पेपर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 जिसकी एग्ज़ाम अभी जनवरी 2020 में हुई थी, उसके भी लगभग सभी पेपरों के साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए। तो कुल मिला के लगभग 1500 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़ें आप और अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। साइकोलॉजी के क्वेश्चन में हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम कम से कम 25 प्लस हमारे सही होने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, यूपी टेट का ये द्वितीय पाली 2017 मतलब अपर प्राइमरी लेवल का ये पेपर है। हम इसके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण और अभिरुचि के कारण। तो दोस्तों, अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है, थकान के कारण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता और अभिरुचि। तो दोस्तों, दर्पण चित्र परीक्षण वो अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिगम दर्पण चित्र परीक्षण वो अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और अभिरुचि। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन ही नए क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे आने वाली एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपका गलत नहीं हो। यह है क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो व्यक्तित्व के मापन में काम आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट है, व्यक्तित्व है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो व्यक्तित्व के मापन में काम आता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, रेवन का परीक्षण और ड्रा ए मैन परीक्षण। तो दोस्तों, यहाँ पे तीन तो हैं एक तरह के और एक है अलग। तो इसमें यही पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा रेवेन का परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, रेवेन का परीक्षण। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है। तो दोस्तों, आप ये देखिए, यहाँ पे मैथ वाला क्वेश्चन भी साइकोलॉजी के अंदर पूछा जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, माध्यिका होती है वो मतलब बीच वाली संख्या होती है। यहाँ पे अब 7, 8, 9, 10, 11, 12 है तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 9.5 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों, माध्यिका निकालते कैसे हैं? दोस्तों, माध्यिका के लिए हम क्या काम करते हैं, माध्यिका में जैसे ये सम संख्या होती है ना, जैसे अब पूरा विस्तार पूर्वक कि मैं आपको समझा दूं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब ये 6 संख्या हैं। अगर यहाँ पे 5 ही संख्या होती जैसे 11 तक ही होता, मतलब 7, 8, 9, 10, 11 होता, तो माध्यिका हो जाती बीच वाली संख्या। मतलब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सूत्र होता है n/2। अब यहाँ पे विषम संख्या होती तो मान लीजिए n कितने हो गए, 5 हो गए, क्योंकि 11 तक ही मान रहे हैं हम। तो 5/n+1/2 ये इसका सूत्र होता है। तो 5+1 6/2 मतलब तीसरी संख्या आती है ना, वो हो जाती। तो 7, 8, 9 इसकी माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पे है हमको सम संख्या दे रखी है। मतलब सम संख्या ये है कि 6 संख्याएं हमको दे रखी हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सम संख्या में जब माध्यिका ज्ञात करनी होती है तो सूत्र क्या होता है? n+1/2 प्लस n+3/2। मतलब एक बार तो आ जाएगा n+1 करेंगे तो 6+1, एक तो ये हो जाएगा 3/2 और एक हो जाएगा चौथी, मतलब n+1 और n/2। तो ये दो संख्याओं का जो योग होता है उसमें 2 का भाग देने पर माध्यिका ज्ञात होती है। अब सीधा सीधा एकदम सिंपल तरीके से मैं बता दूं आपको, और किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। मतलब सम संख्या यहाँ पे दी हुई है तो इसमें आपको बीच वाली संख्या उठानी है। जैसे 6 संख्या है तो आप 6 में 2 का भाग देना है, तो क्या आ जाएगा 30, 3 आ जाएगा, मतलब तीसरी संख्या। और एक इसमें जोड़ देना है, 3+1 चौथी संख्या। अब तीसरी संख्या क्या है यहाँ पे 9 और चौथी संख्या क्या है 10। अब इन दोनों का जोड़ के और 2 का भाग लगा दो तो 19/2 हो जाएगा। 19/2 में आप अब 19 में 2 का भाग दोगे तो 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो इस प्रकार है वो राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 5 ही संख्या दी हुई होती मतलब 6 नहीं होती तो सीधा सीधा आपको बस 5+1/2 सूत्र काम में लेना था और तीसरी संख्या वो माध्यिका हो जाती। मतलब
अगर 5 ही संख्या दी हुई तो माध्यिका हो जाती है 9, और यहाँ पे 6 संख्या दी हुई है, 6 संख्या होता है मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या में हमको n/2 प्लस n+1/2 ये सूत्र काम में लेते हुए तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या का योग करके उसमें 2 का भाग है वो देना है। तो इस प्रकार 9/9.5 है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसको मतलब यहाँ पे यूपी टेट में पूछा गया, वरना साइंस वाले क्वेश्चन तो आता है एक आध, ये मैथ वाला क्वेश्चन है वो नहीं आता है साइकोलॉजी में, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया तो अच्छा है, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी और स्किनर। तो दोस्तों सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्दीमर, कोहलर और कोफ थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड वो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना और चिंतन। तो दोस्तों मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से संवेग को संबंधित करके बताए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, संवेग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट है, प्रत्यक्ष ज्ञान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों आप सबको पता है कि MA/CA गुना 100 बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। यहाँ पे MA कितनी है, मानसिक आयु है 8 और उसकी वास्तविक आयु है 5, तो गुना करना है हमको 100 से। तो 5 का भाग है वो 100 में देंगे तो 20 बार चला जाएगा, और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि है वो 160 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट है, 160। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49 और 35 एवं निम्न। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि हमसे पूछी गई है। तो मंदबुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 36 से 49। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल राइट है, 36 से 49, ऑप्शन थर्ड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रोरसाक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि और अभिक्षमता। तो दोस्तों आप सबको पता होगा IBT टेस्ट है वो व्यक्तित्व के मापन के काम आता है। व्यक्तित्व मापन की ये प्रक्षेपी विधि होती है हरमन रोरसा की, जो छोटे बच्चों के काम में आता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का कारण कौन सा नहीं है? तो स्मरण करने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा वो विस्मृति का कारण नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति और संभाव्यता। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, तो ये कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में आप सबको पता है कि हम माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब सांख्यिकी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गॉर्डन ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल और सिरिल बर्ट। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा वो किसने दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिरिल बर्ट। ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है, सिरिल बर्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से कौन सा भिन्न है? तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अभिक्षमता है उसका उत्तम परीक्षण से कोई लेना देना नहीं है। अभिक्षमता तो जो व्यक्ति काम करता है वो अभिक्षमता कहलाती है। जैसे कोई टीचर है तो उसकी अभिक्षमता वो टीचर है, कोई वैज्ञानिक है तो उसकी अभिक्षमता वैज्ञानिक हो जाएगी। जो वर्तमान में कार्य करता है वो उसकी अभिक्षमता कहलाती है, एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभिक्षमता। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत।
तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत है, वो बुद्धि का नहीं है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्योंकि आप सबको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि प्रत्यागमन है वो तो समायोजन की जो मतलब मेथड है समायोजन के, उसमें आता है। समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय है एक प्रत्यागमन, जिसमें बच्चा है वो मतलब बड़ा व्यक्ति वापस अपने पूर्व के अनुभवों का मतलब पूर्व के अनुभव में चला जाता है। जैसे एक वयस्क व्यक्ति है वो बच्चों की तरह रोता है, ये सब प्रत्यागमन में आते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो इसमें पूछा है कि कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं आती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था और मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पे पूछिए प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो दूसरी अवस्था हो जाएगी पूर्व संक्रिया की अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्व संक्रिया की अवस्था। आप सबको पता है कि सबसे पहली स्टेज है वो ज्ञानेन्द्रिय अवस्था है, दूसरी हो जाएगी पूर्व संक्रिया अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रिया अवस्था और चौथी होती है औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि शारीरिक विकास को तो सभी प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ही होगा यहाँ पे MA बटा CA गुना 100। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ड्यूवी, रोज, वुडवर्थ और ड्रेवर। तो चिंतनशील सोच की चर्चा वो किसने की है? ड्यूवी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो बिल्कुल राइट है, ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी चीज़ है वो शामिल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कल्पना। कल्पना है वो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं होती है, ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल राइट है। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। विस्मरण है, स्मरण है, धारण है और चिंतन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सीखी गई बात को धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना पूछा है, असफल। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्मरण, मतलब उसको याद नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो यहाँ पे पूछिए कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, सभी प्राणियों में यह पाई जाती है और यह केवल जन्मजात और प्राकृतिक होती है। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 से। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में ये बात लिखी गई है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वो दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रिस्काय, सुडोलकाय, गोलकाय और उपरोक्त सभी। तो आप सबको पता होगा कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्रेसमर ने व्यक्तित्व को 4 प्रकारों में बांटा था। अब यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं, एक और होता है मिश्रित काय। बात करते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवर्ती और मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है टीईटी विधि, ना कि टीएटी, क्योंकि आप सबको पता है कि टीएटी विधि है वो तो बौद्धिक क्षमता की होती है, इंटेलिजेंस की होती है, लेकिन यहाँ पे टीईटी विधि है। टीईटी विधि है वो अभिक्षमता को मापन में काम में ली जाती है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड को काम में आती है टीईटी विधि। टीएटी विधि है, आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, टीईटी पूछा है, टीएटी विधि है वो आईक्यू को मापने में काम आती है, लेकिन टीईटी है वो अभिक्षमता के मापन में काम आती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता। तो दोस्तों संगणन का सिद्धांत है वो
स्मृति के काम में आता है, स्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्मृति। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतःदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि और प्रयोगीकरण विधि। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाएगा अंतःदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, अंतःदर्शन विधि। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जिसने जीवित जोकर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोकर, गुड़िया, ये सब प्रयोग किए गए थे बांडुरा के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।